Yes. Integration of one or more countries for the better fulfillment of social, economic and political objectives. Very good. क्या नाम है आपका? सीमा प्रजापति. ताली बजाओ उनके लिए। सभी अच्छा बता रहे हैं, लेकिन उसमें सारे एस्पेक्ट्स आप डालो। कैसे एस्पेक्ट्स? कि साहब ये तो निर्वाध प्रभा है, निर्वाध प्रभा है, बियॉन्ड ज्योग्राफिकल बाउंड्री, भौगोलिक सीमाओं से परे निर्वाध प्रभा, यानी फिजिकल बाउंड्रीज क्लियर हो गई, फिर कनेक्टिविटी हो गई, आईटी रिवॉल्यूशन हो गया, फिर किस किस चीज का है, सारी चीज ले लो, सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, कॉमर्शियल, ट्रेड, श्रम, पूंजी, टेक्निक, टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सबका निर्वाध प्रवाह एक दूसरे से इंटरकनेक्ट, ठीक है। तो भौगोलिक सीमाओं से परे इन सब चीजों का निर्वाध प्रवाह ग्लोबलाइजेशन है, वैश्वीकरण, फ्री फ्लो ऑफ द ऑल द थिंग्स, इन सबको लिखते हुए बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज। तो ये वैश्वीकरण, दिस इज अ परफेक्ट, मतलब सबने सही बताया, लेकिन किसी ने आईटी रिवॉल्यूशन को केंद्र में रखा कि भाई इंटरकनेक्शन हो गया खाली, तो वो पर्याप्त नहीं है। ट्रेड जरूरी है, कॉमर्शियल एक्टिविटी जरूरी है, टेक्नोलॉजी की एक्टिविटी जरूरी है, लेबर का इंटरचेंज जरूरी है। भारत का एकमात्र जो इसमें वो था इंटरवेंशन, वो ये था कि भाई आप लेबर एक्सचेंज क्यों नहीं कर रहे हो, इंडिया के लेबर को एक्सेप्ट ही नहीं करता लोग, तो नो, हम ट्रीटी पर साइन नहीं करेंगे। तो जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की मीटिंग हुई, तो भारत ने इस चीज को, मुद्दे को उठाया, और भारत ने कहा कि कहाँ हमारे लेबर को आप बुलाते नहीं, हमारा लेबर ट्रेंड भी है। बीच में ऐसा आया कि भाई यूएस में हमारे बहुत सारे साइबर वाले लोग थे, तो वहाँ उनके साथ एंट्री किया जाता था, वीजा की कई बात थी, जो वो एक रेट का वीजा था वो नहीं दिया जाता था स्टार्टिंग में। तो हमने कहा कि वी आर द सिग्नेटरी ऑफ द ट्रीटी WTO, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बिहेव नहीं कर सकते हमारे साथ। तो लेबर का, पूंजी का, श्रम का, इसका भी फ्री फ्लो नहीं होगा तब तक ग्लोबलाइजेशन का पर्पस पूरा नहीं होगा। तो सारी चीजों का जो है वो प्रभाव है, तो ये ग्लोबलाइजेशन का पार्ट है, यही ग्लोबलाइजेशन है। तो इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, वो ट्रिप्स है, बहुत सारी संधियां हैं, बहुत सारे हैं। तो आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो पकड़ना चाहिए, उसको क्लियर करें, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपकी हो गई, फिर आप दाएं बाएं उसकी जो ब्रांचेज है उनको सबको पकड़ लोगे और आप आगे बढ़ जाओगे बहुत सहज तरीके से। शुरू में आप लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार सब लोग पढ़े, 2-2, 3-3, 4-4 अखबार पढ़े, एक बेस नेशनल अखबार, एक स्टेट का भी अखबार, क्योंकि आपका जब इंटरव्यू होता है तो फिर स्टेट पे आते हैं वो लोग, आप ब्लैंक हो जाते हैं, उसको पता नहीं, तो अखबार पढ़ना जरूरी है। तो शुरू में आपको 2-3-4 घंटे लग सकते हैं, लेकिन 1-2-3 महीने आप जब लगाओगे तो 1 घंटे में खत्म कर दो, और ऐसा लगा के फिर अपनी डायरी में पॉइंट्स लिखो, बुलेट पॉइंट्स, तो आपकी चीजें बिल्कुल क्लियर होती है। अब मैं कुछ इश्यूज पर धीरे धीरे एक एक कर लेता हूँ इश्यूज, और एक एक उसका हम बात करें। जेंडर इशू की बात कर लें पहले। जेंडर में अभी कुछ चर्चा हुई, और जो धरना चल रहा है पहलवानों का, उसी पर बात होती है। वो दोनों, चूंकि मैं स्पोर्ट्स में हूँ, सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल, और उससे रिलेटेड इशू भी मेरे पास है, हमने अभी वर्कशॉप भी कराई। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस विदर्शन है जो है 2013 का, लॉ के कितने स्टूडेंट है, लॉ बैकग्राउंड के LLB कुछ है। देखिए, लॉ का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर किसी बच्चे को कोई शिक्षा का मौका मिले हायर, और वो एक विषय में PG कर लिया, चलो आपके मन पसंद के, मैं फिर डबल PG कर रहा हूँ, तो वो डबल PG का लालच छोड़ के LLB कर ले, ये मेरी सलाह है। क्योंकि लॉ का जो नॉलेज है आपको बहुत वाइड परसेप्शन रहता है, आपके दिमाग को खोल देता है। जैसे हम स्कूलिंग में कहते थे कि मैथमेटिक्स ले लो, मैथ से क्या थोड़े दिमाग के दरवाजे खुले, ऐसे ही आगे हायर एजुकेशन में आपको लॉ की जो टर्मिनोलॉजी है, लॉ का जो ज्ञान है, वो आपको बहुत सारी चीजें देता है, आपको बहुत कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है, और आप बहुत सारी चीजें सीखते हैं, और आपको लॉ का इंटरवेंशन हर इशू में है, हर चीज में है, वो आपको समझ में आता है, और धीरे धीरे बढ़ रहा है, लीगल इशूज बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर चीज में है। वो आपका इकोनॉमिक LPG है तो उसमें भी लीगलिटी है, तो लीगल इंटरवेंशन हर जगह है। तो आप कोशिश करें कि लॉ का इशू पढ़ने को मिल जाए, लॉ की टर्मिनोलॉजी मिल जाए, तो उसको सीखें, राइट। तो ये एक्ट किस गाइडलाइंस पर बेस्ड है, इसका आधार क्या था, क्यों बनाए, 2013 में क्यों बना, कोई बताएगा?
ये 2000, वेरी गुड। क्या नाम बेटा? तालियां बजाओ। राजू, राजू ना? विशाखा गाइडलाइंस आई थी 1997 में सुप्रीम कोर्ट। विशाखा गाइडलाइंस, भंवरी देवी प्रकरण, बस्सी की जो भंवरी देवी थी, उसके साथ गैंगरेप हुआ, मर्डर हुआ, नहीं मर्डर नहीं हुआ, वो तो जीवित थी अभी, या मर्डर हो गया? हाँ मर्डर हो गया, मर्डर नहीं हुआ, गैंगरेप हुआ। और बस्सी के रहने वाली वो यही जयपुर जिले की, और वो महिला बाल विकास विभाग में थी। खैर एनजीओ विशाखा है जिसने रिट दायर की है और उस पर फैसला दिया कोर्ट ने, और फुल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने कहा विशाखा गाइडलाइंस कि स्टेट ये करे, एक्ट बनाए, और जब तक एक्ट नहीं बने, जब तक गाइडलाइंस, विशाखा गाइडलाइंस हर कार्यालय में, हर वर्क प्लेस में, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, चाहे एनजीओ का हो, चाहे कारखाना हो, फैक्ट्री हो, कुछ भी हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्कूल हो, जहाँ वर्किंग प्लेस है, जहाँ 10 से ज्यादा लोग काम करते हैं और एक भी महिला है, वहां पर एक रिड्रेसल समिति बनेगी, एक कमेटी बनेगी, और विशाखा गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। और दुर्भाग्य से 16 साल बाद ये एक्ट हम बना पाए 2013। विशाखा गाइडलाइंस से 16 साल 97 में वो आया और 2013 में हमने ये इतने वर्षों बाद, क्योंकि गाइडलाइंस थी चल रहा था काम। तो अभी उन पहलवानों का धरना देने का कारण ये है कि वो कहते हैं भाई ये खेल संघों में ये समिति नहीं है, बनी हुई नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, हमारे ऑफिस में है, परिषद में, विभाग में है, और भी जगह है, हमने डायरेक्शन जारी कर रखे हैं भाई बना लो, लेकिन वो जो फेडरेशन है, एसोसिएशन है, वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो सीधे सीधे हमारे नियंत्रण में नहीं है। हम कार्रवाई तो करते हैं उनके खिलाफ, लेकिन एक सीमा तक ही कर सकते हैं। वो ऑटोनोमस बॉडी है, एनजीओ की तरह, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में वो रजिस्टर्ड। तो उन्होंने नहीं बना रखा, वो धरना चला कि भाई आपने ये क्यों नहीं बनाया। अब एक क्वेश्चन आता है बीच में कि भाई ये पीआईएल दायर की थी विशाखा एनजीओ ने, तो पीआईएल क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसकी क्या कहानी है? कंसेप्चुअल क्लियरिटी कोई बताएगा? तो मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ, याद कर लेना। हालांकि मैं खूब पढ़ाता हूँ इसलिए मुझे सब चीजें याद है, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा रटा नहीं है, मैंने समझा है। मैंने एलएलबी किया, एलएलएम किया, मैंने समझा है। वो जब समझ लिया तो मुझे दोबारा से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ रिपीटिशन करने की जरूरत नहीं, मुझे समझ में आ गई। कोई तथ्य आपको याद नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी। आप तथ्यों को आजकल यूपीएससी में अवॉइड किया जाता है, आप नहीं भी लिखे तो आप एक्सक्यूज आपको है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य वो जरूरी होते हैं, वो आप कर लेते हो यार, बाकी तथ्यों पर आधारित नहीं, कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्न। मेंस में सब आपने मेंस के क्वेश्चन पेपर देखे यूपीएससी के? किसने पढ़े मेंस के क्वेश्चन पेपर? ये गलत बात है। आपको तैयारी का जो सिस्टम है ना, वो आप सबसे पहले विज्ञप्ति, यूपीएससी की जो विज्ञप्ति आती है 50 पेज की, 70 पेज की, जी शुरू से लेके पहले अक्षर से लेके विज्ञप्ति क्रमांक, संघ लोक सेवा आयोग, दरियागंज नई दिल्ली, वहां से लेके लास्ट तक सचिव, संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, वहां तक पूरा पढ़ना है। आप पढ़ेंगे, आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी। लेकिन आप जो देखो, अच्छा आईपीएस में तो फिजिकल वो भी है क्राइटेरिया, इतनी लेंथ होनी चाहिए, इतना चेस्ट होना चाहिए, इतना वेट होना चाहिए, वो भी आपको बता देंगे। तो पूरा पढ़े, आपको पता लगेगा कि यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम के माध्यम से हम कितनी सेवाओं में जाते हैं, कितनी सेवाएं हैं, 40-50 सेंट्रल सर्विसेज हैं, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, आईआरआरटीएस है, ऐसे बहुत सारी सर्विसेज नीचे तक है। इतने कैडर्स हैं, इतनी सर्विसेज हैं, परीक्षाएं की। जैसे आरएस का जब विज्ञप्ति निकलती है तो उसमें स्टेट सर्विस होती है 17-18 और 18-20 सबऑर्डिनेट सर्विसेज होती है, पूरी लिस्ट होती है। तो आप पढ़ोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं लगा कि अच्छा महिला बाल विकास में भी आरएस के थ्रू जाते हैं, सहकारी विभाग में भी आरएस के थ्रू जाते हैं। तो यू हैव टू नो ऑल द फैक्ट्स। कब होगा? जब वो विज्ञप्ति पढ़ोगे, पहले विज्ञप्ति, फिर प्री के पेपर्स पिछले सालों। मैं ये नहीं कह रहा कि वो 20 साल के पढ़ो, 10 साल के पढ़ो, अरे भाई 5 साल के तो पढ़ लो, आइडिया हो जाए कि कौन से सिलेबस का कौन सा पार्ट कितना कवर हो रहा है, एग्जाम में क्या पूछा जाता है। उसके बाद मेंस का, मेंस के क्वेश्चन से निकालो, सब चीज बिल्कुल नेट पर मिलेगी, पढ़ो आराम से, देखो उनको,
फिर एनालिसिस आप कर लोगे आराम से कि हाँ ये ऐसे। तो PIL का मैं 2 मिनट और देता हूँ आपको।